तो हम स्टार्ट कर रहे हैं विद डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या चीज है? तो इफ इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन अ गिवन स्पेस और रीजन, किसी दिए गए रीजन में, किसी दिए गए क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है, ठीक है, देन वी डिफाइन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विथ अ सरफेस placed in that region as proportional to number of lines of forces which penetrate and pass through that surface. If electric field exists in a given space or region, किसी दिए गए रीजन में या स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड अस्तित्व में है, then we define electric flux linked with a surface placed in that region. अगर उस क्षेत्र में जहां इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां एक सरफेस प्लेस किया जा रहा है, एक एरिया प्लेस किया जा रहा है, तो हम डिफाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट सरफेस एज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस विच पेनिट्रेट एंड पास थ्रू गिवन सरफेस, है ना। अगर सपोज इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वहां होती है जहां चार्जेस होते हैं, मतलब जहां इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह है चार्जेस, और चार्जेस में पॉजिटिव चार्ज होते हैं और नेगेटिव चार्ज होते हैं। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पॉजिटिव चार्ज से बाहर निकलती है, नेगेटिव चार्ज पे जाके खत्म होती है। तो मान लेते हैं इस रीजन में इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एग्जिस्ट करती है। इस तरफ मान लेते हैं पॉजिटिव चार्जेस है, इस तरफ नेगेटिव चार्जेस है, और इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो इस तरफ मौजूद है इस रीजन में। तो इस रीजन में अगर मैं एक सरफेस प्लेस कर दूं ऐसा, तो इस सरफेस को भेद कर, इसको छेद करके, इसमें से पास होकर, जो पेनिट्रेट होकर, इमेजिनेशन है वो इमेजिनरी लाइंस है, क्योंकि लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है पेनिट्रेट होकर, है ना। देखो, सरफेस से स्लाइड होकर नहीं, सरफेस से पेनिट्रेट, शब्द क्या है? पेनिट्रेट। तो सरफेस को भेद कर अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास हो रही है, तो हम कहेंगे कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस इसमें से पास हो रही है उसके प्रोपोर्शनल वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स किस तरह से सोचोगे आप? तो जैसे एक पाइपलाइन में से पानी बह रहा हो, अगर एक पाइपलाइन में से पानी बह रहा है तो उस पाइपलाइन के क्रॉस सेक्शनल एरिया को भेद कर पानी के पार्टिकल्स बाहर निकल रहे हैं, तो पानी का फ्लो यानी डिस्चार्ज थ्रू पाइपलाइन डिफाइन होता है। ठीक उसी अंदाज में इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होता है ना। तो ऐसा समझे कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पानी की तरह है ना, पानी की बौछार, जैसे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस को ऐसी बौछार समझ लो आप, ठीक है। तो किसी सरफेस में से वो पार्टिकल्स, वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस जो है वो भेद कर उस सरफेस को पेनिट्रेट करके उसमें से बाहर निकल रही है। तो जितनी नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज्यादा होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी ज्यादा होंगी। इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर होगा, कम होगा, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस भी कम होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ताकतवर है, ज्यादा है, तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ज्यादा है, तो फ्लक्स की वैल्यू भी ज्यादा होगी। अगर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कमजोर है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी कम होगा। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो प्रोपोर्शनल है किसके? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस के। ये तो उसकी समझ हो गई, लेकिन मैथमेटिकली इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम कुछ इस प्रकार की डेफिनेशन मैथमेटिकली ले सकते हैं। ओके, तो मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए हम बात कर रहे हैं पॉइंट नंबर 2 में, कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector which exist horizontally in a given region or space. Consider uniform electric field E vector which exists horizontally in a given region or space. Then we define
इलेक्ट्रिक फ्लक्स linked through a rectangular surface A is equal to length into breadth L into B. Then we define electric flux linked through rectangular surface of area A is equal to length into breadth is equal to L into B, है ना, as follows. देखो, अगर हमारे पास इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है जो कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, राइट और हमारे पास एक सरफेस है जो कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है. Consider a uniform electric field E vector which exists horizontally in a given region or space. Then we define electric flux linked through a rectangular surface of area A is equal to length into breadth L into B as follows. If that surface ABCD lie exactly perpendicular to E vector. अगर वो सरफेस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू ई वेक्टर है तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं. तो जरा चेक करें, हमारे पास एक सरफेस है इस प्रकार से ए बी सी डी, ये सरफेस है और ये सरफेस एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड है. मतलब कैसा है, ये अगर सरफेस है ए बी सी डी ये सरफेस है तो ये सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो कि हॉरिजॉन्टल स्पेन की डायरेक्शन में है, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस तरफ पॉजिटिव चार्ज मान ले, इस तरफ नेगेटिव चार्ज मान ले, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है जो कि इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर ये सरफेस है. तो ये सरफेस एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, राइट ओके. तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इससे लिंक्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे वो हम सीखने जा रहे हैं. तो हमको सिर्फ उन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस से मतलब है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से लिंक्ड है. ठीक बात है, राइट. तो जैसा हमने पहले बोला कि कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस इसमें से पास होती है उस नंबर के प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है ना. तो देखो ये वाली लाइन पर मैं क्रॉस का निशान बिठा रहा हूं क्योंकि ये लाइन एबीसीडी सरफेस को छेद करके, पेनिट्रेट करके इसके थ्रू पास नहीं हो रही है. मैं इस लाइंस ऑफ फोर्स को भी क्रॉस कर रहा हूं क्योंकि ये भी एबीसीडी के अंदर से भेद करके, उसको छेद करके बाहर से अंदर से उसको पास नहीं हो रही है. ठीक बात है. मैं ये वाली लाइन पे भी क्रॉस लगा रहा हूं, ये वाली लाइन पे भी क्रॉस लगा रहा हूं. जिन पर मैंने क्रॉस के निशान लगाए वो लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस को भेद करके, उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर से पास नहीं हो रही है. लेकिन जिन पर मैं राइट का निशान लगा रहा हूं, ये वाली जो लाइंस ऑफ फोर्सेस है, ये लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस को भेद करके, उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर से पास हो रही है.
तो हमें उन लाइंस ऑफ फोर्सेस से मतलब होता है जो लाइंस ऑफ फोर्सेस उस सरफेस को भेद करके, उसको पेनिट्रेट करके उसके अंदर से बाहर निकल रही, उस उन नंबर ऑफ लाइंस के प्रोपोर्शनल फ्लक्स की वैल्यू होती है। लेकिन मैथमेटिकली उसको लिखने का तरीका क्या होगा? तो इस प्रकार से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हॉरिजॉन्टल है और हमारे पास ये लेंथ L है इस सरफेस की और ये ब्रेड्थ B है, लंबाई और चौड़ाई दी गई है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ एरिया हो गया। तो ABCD सरफेस का जो एरिया है वो L इंटू बी, सरफेस एरिया L इंटू बी है। सही है। तो अब जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स अपन डिफाइन करेंगे वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम इस प्रकार से डिफाइन करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की न्यूमेरिकल वैल्यू इनटू एरिया, मतलब इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इस प्रकार से ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डेफिनेशन हो जाएगी, ई वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, ये वैल्यू इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मैथमेटिकली इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इस प्रकार डिफाइन करेंगे अगर सरफेस के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास हो रही है तो। ठीक है ना? ये डेफिनेशन तब काम आएगी जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और सरफेस, जिस सरफेस से फ्लक्स निकालना है वो सरफेस आपस में परपेंडिकुलर हो। तो कोई सरफेस अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है तो उस सरफेस में से क्या इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक होगा? तो वो होगा E इंटू एरिया। क्या ये थिंकिंग क्लियर है? लेकिन हर बार सरफेस इस प्रकार से परपेंडिकुलर तो नहीं रहेगा ना, तो फिर बाकी जो इंक्लाइंड सरफेसेस है उनके लिए क्या करेंगे? तो अब एक ऐसा रेक्टेंगुलर सरफेस ले लेते हैं जो इंक्लाइंड है। तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए अपन अब बात करने जा रहे हैं। राइट। तो इंक्लाइंड सरफेस के लिए हम अब बात करने जा रहे हैं पॉइंट नंबर 3 में। कंसिडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector being horizontal in a given space. A rectangular surface ABCD of area A is equal to length into breadth lie such that it make angle theta with vertical as shown. Then electric flux linked with given surface will be. अब सिचुएशन थोड़ी सी बदल गई है। अब सिचुएशन को चेक करें कैसी हो गई सिचुएशन। इस बार जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो तो पहले की तरह हॉरिजॉन्टल ही है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल है जैसे पहले थी, इस प्रकार से। लेकिन जो सरफेस
हमको दिया हुआ है वो सरफेस एबीसीडी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर के एग्जैक्टली परपेंडिकुलर नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर हॉरिजॉन्टल है और उसके परपेंडिकुलर यानी एग्जैक्टली वर्टिकल डायरेक्शन में सरफेस एबीसीडी नहीं है। सरफेस एबीसीडी वर्टिकल से थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है। तो कुछ इस प्रकार का सरफेस है, जो कि इंक्लाइंड सरफेस है। क्या आपको नजर आ रहा है कि सरफेस इंक्लाइंड है? एबीसीडी सरफेस इंक्लाइंड है, राइट? दिस इज सरफेस एबीसीडी। A B C D, this surface is inclined at some angle। ठीक है, नजर आ रहा है आपको? सरफेस इंक्लाइंड है मतलब सरफेस इस बार इस प्रकार से झुका हुआ है। ये ऐसा सरफेस नहीं है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में, पेन की डायरेक्शन में है, व्हाइट पेन की डायरेक्शन में, लेकिन जो सरफेस हम ले रहे हैं वो टिल्टेड है, वो ऐसा झुका हुआ है। क्या थिंकिंग समझ में आया आपको? सरफेस ऐसा टिल्टेड है, ठीक है, राइट? तो इसका टिल्टिंग एंगल कितना है तो वो अपन यहां बना सकते हैं। तो उसको समझने के लिए अब इसमें से फ्लक्स वैसे तो नहीं लिख सकते जैसे ऊपर लिखा अपन ने, क्योंकि ऊपर तो हमने जो डिफाइन किया था फ्लक्स, उसमें जो सरफेस सिलेक्ट किया था वो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना? आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये जो डिफाइन किया गया है इसका रीजन है, इसको डिफाइन करने से आगे की कुछ चीजें आसान होने वाली है, इससे कुछ टेक्निक्स क्रिएट होने वाली है। एक गॉस ने, फ्रेडरिक गॉस ने इसको डिफाइन किया था और गॉस ने इसको यूज किया था टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इन सर्टन सिचुएशंस, जो बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता है। तो कुछ चीजें आसान होने वाली है इसके थ्रू, इसीलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। ठीक है ना? तो अभी क्वेश्चन मार्क पुटअप ना करें कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, बस हम ऐसा सीखें और जब इसको सीख लेंगे तो अपने आप आपके समझ में आ जाएगा कि अच्छा इससे कुछ चीजें बड़ी आसान हो जाती, इसलिए हमको ऐसा सिखाया जा रहा है। ठीक है, तो चेक करें कि हम इसमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे डिफाइन करेंगे। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक प्रिज्म बना लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो ये हमने एक प्रिज्म बना लिया, आपको प्रिज्म दिखाई दे रहा है एक, ठीक है, ABCDEF, ये एक प्रिज्म आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है, और वर्टिकल सरफेस है ABEF, इस वर्टिकल से ये एंगल थीटा है, क्योंकि दिया हुआ है कि झुका हुआ है थीटा एंगल से। ABCD सरफेस, जो हमारा सरफेस ABCD है वो झुका हुआ है ना? हमारे गिवन सरफेस की लंबाई L, ये लंबाई L हो गई, और चौड़ाई B, ब्रेड्थ B, ये B चौड़ाई हो गई। तो लेंथ ब्रेड्थ LB, लेंथ और ब्रेड्थ हो गई इस प्रकार से। ठीक है, ओके, राइट। और थीटा जो एंगल है वो वर्टिकल से ABCD सरफेस का एंगल है, जो ABCD सरफेस है उसका एंगल है थीटा। सो सिंपल, ठीक है ना? तो इस प्रकार से सिचुएशन हमको दी गई। हमको फ्लक्स डिफाइन करना है ABCD में से। जरा आप ध्यान से चेक करें, जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस ABCD को पेनिट्रेट करके जा रही है, ये तो पेनिट्रेट करके नहीं जा रही है, दिख रहा है आपको? ABCD में से ये पेनिट्रेट नहीं हो रही है, ये वाली भी पेनिट्रेट नहीं हो रही है, नजर आ रहा है आपको? ठीक बात है, राइट है ना? ये वाली भी पेनिट्रेट नहीं हो रही है, सही है, ये भी पेनिट्रेट नहीं हो रही है, ये भी पेनिट्रेट नहीं हो रही है। जिन पे मैंने क्रॉस के निशान लगाए वो ABCD में से पेनिट्रेट नहीं हो रही है। ठीक बात है, राइट? पेनिट्रेट कौन कौन सी हो रही है? तो देखो, ये पेनिट्रेट हो रही है, राइट का निशान, ये भी पेनिट्रेट हो रही है, और ये भी पेनिट्रेट हो रही है, और ये वाली भी पेनिट्रेट हो रही है ना? तो ये 1 2 3 4 जो लाइंस ऑफ फोर्सेस मैंने बनाई है वो ABCD को छेद करके बाहर निकल रही है। क्या आपको नजर आ रहा है कि ABCD में से पेनिट्रेट हो रही है? ठीक है, अब सिचुएशन कैसी हो गई है, जरा सिचुएशन का अंदाज देखो कि सिचुएशन कैसी हो गई है आपके पास।
देखो मैं सिचुएशन को समझाने के लिए कुछ ऐसा ले लेता हूं। देखो जो हमारा सरफेस है वो इंक्लाइंड है इस तरह से, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस बना लिया ऐसा, और एक वर्टिकल सरफेस बना लिया ABEF इस ब्राउन पेपर की तरह। ये ब्राउन पेपर की तरह एक वर्टिकल सरफेस बना लिया, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस, और एक प्रिज्म का शेप तैयार हो गया। देखो प्रिज्म दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है। तो ABCD ये इंक्लाइंड सफेद सरफेस है कॉपी का, ब्राउन सरफेस ABEF है जो वर्टिकल है, राइट, और एक प्रिज्म जैसा शेप आपको नजर आ रहा है। कोई शक की गुंजाइश तो नहीं, ठीक है, राइट, प्रिज्म जैसा शेप। तो ये प्रिज्म दिखाई दिया आपको इस प्रकार से यहां पर, ठीक है ना। अब जरा ध्यान से देखें कि जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ABCD, झुके हुए सरफेस ABCD जिसमें से फ्लक्स हमको निकाला, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ABCD में से नहीं पास होती वो ABEF में से भी पास नहीं होती। चेक कर लो आप, ABEF जो वर्टिकल सरफेस है, जो ब्राउन पेपर से मैंने शो किया था, ABEF जो वर्टिकल फेस है, इस वर्टिकल फेस में से ये लाइन पास नहीं होती, ये तो ABCD में से भी नहीं जाती। इस वर्टिकल फेस में से ये भी लाइन पास नहीं होती, ये भी ABCD में से नहीं जाती। ये वाली लाइन भी वर्टिकल फेस में से पास नहीं होती, ये भी पास नहीं होती, ये भी पास नहीं होती। तो ये सारी लाइंस ABCD में से भी पास नहीं होती, और जो ABCD में से पास होती है वो ABEF में से भी पास होती है। चेक कर लो आप, क्या नजर आ रहा है आपको? क्या ये थिंकिंग पकड़ में ही जो मैं बोल रहा हूं, क्या ये थॉट आपके माइंड में चला? ठीक है, तो जो लाइंस ऑफ फोर्सेस ABCD में से गुजरती है वो लाइंस ऑफ फोर्सेस ABEF में से पास होती है। और ऊपर हमने डेफिनेशन दी थी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्रोपोर्शनल है, किसके प्रोपोर्शनल है? नंबर ऑफ लाइंस ऑफ फोर्सेस जो पेनिट्रेट करती है सरफेस के। तो इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि फ्लक्स लिंक्ड विथ ABCD is equal to flux linked with ABEF। तो अगर मैं ABEF का फ्लक्स निकाल सकता हूं तो ABCD का फ्लक्स अपने आप पता चल गया। और ABEF का फ्लक्स तो मैं ठीक उसी तरह से डिफाइन कर सकता हूं जैसे ऊपर मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन के लिए सरफेस में से फ्लक्स डिफाइन किया था E इंटू एरिया। तो मैं इसी अंदाज में अब इसका भी ABEF का भी फ्लक्स डिफाइन कर सकता हूं, और ABEF का जो फ्लक्स होगा वही फ्लक्स ABCD का फ्लक्स होगा, राइट। तो इसलिए ये फ्लक्स मैं कैसे लिखूं? तो ये फ्लक्स लिखने के लिए मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं कि ट्रायंगल ADF चेक करें, ट्रायंगल ADF। इन ट्रायंगल ADF ट्रायंगल में AF डिवाइडेड बाय AD इज इक्वल टू कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। समझ में आया? एंगल थीटा, राइट एंगल ट्रायंगल है ना ADF, तो एंगल थीटा के सामने वाली साइड को परपेंडिकुलर कहा जाएगा और एंगल थीटा से चिपकी हुई साइड को बेस कहा जाएगा। तो AF बेस हो गया और बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AD, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कॉस थीटा होता है। तो AF की लेंथ हो गई कितनी? तो AF की वैल्यू हो गई AD कॉस थीटा, यानी L कॉस थीटा। ये हो गया AF लंबाई, और AB लंबाई तो स्मॉल b के इक्वल है ही, AB लंबाई तो इस DC के इक्वल AB लंबाई B के इक्वल है। क्या थिंकिंग पकड़ में आया? तो इसकी मदद से मैं अब लिख सकता हूं फ्लक्स लिंक्ड विथ ABEF। जो ABEF है वो तो एग्जैक्टली वर्टिकल है ना, ब्राउन पेपर जो मैंने ब्राउन पेपर बना के दिखाया था आपको, वो तो एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर वाला फ्लक्स तो आपको लिखना आता है E का मॉड इनटू एरिया। तो एरिया क्या होगा इसका? इसका होगा लंबाई AF मल्टीप्लाई बाय चौड़ाई AB, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू इस बार होगी E इंटू L कॉस थीटा इंटू AB की जगह B, यानी होगी E इंटू, अब L इंटू B इसको पहले लिख लो, L इंटू B, और कॉस थीटा को बाद में लिख लो। तो L इंटू B तो एरिया ऑफ ABCD हो गया ना, जो ABCD ओरिजिनली दिया हुआ था उसका एरिया A हो गया। तो E इंटू A इंटू कॉस थीटा, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन हो गया थ्रू ABCD।
तो ABCD का फ्लक्स आ गया, ABEF के जरिए ABCD का फ्लक्स भी आ गया। क्या थिंकिंग समझ में आया आपको? इस बार हमने इंक्लाइंड सरफेस से भी फ्लक्स निकाल लिया, EA cos थीटा। ठीक है, अब इंक्लाइंड सरफेस से फ्लक्स डायरेक्टली कैसे डिफाइन, अभी तो मैंने इसको ऐसे प्रिज्म बना के, हर बार ऐसा करने की जरूरत नहीं, आपको एक डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं, उससे आप हर बार इंक्लाइंड प्लेन का फ्लक्स डिफाइन कर लोगे। तो आप क्या करो, एरिया नाम की क्वांटिटी को वेक्टर डिफाइन करना शुरू कर दो आज से, है ना। अगर एरिया वेक्टर तो उसकी डायरेक्शन देनी पड़ेगी, तो उसकी डायरेक्शन हम कैसे सिलेक्ट करें, तो देखो जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन सिलेक्ट करो। ठीक है ना। देखो अगर ये सरफेस है तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पेन है, देखो ये जो पेन है, ये पेन का कलर अलग है, इसका कलर अलग है, अलग अलग दिख रहे हैं आपको। ठीक है, तो ये जो पेन है ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के लिए मैंने रखा है। तो ये एरिया की डायरेक्शन कैसी होगी, गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर, ये पेन गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर एरिया की डायरेक्शन है। तो अगर सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन उसके परपेंडिकुलर यानी वर्टिकल होगा। अगर गिवन सरफेस वर्टिकल है तो उसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हॉरिजॉन्टल होगा। ये एरिया वेक्टर इस प्रकार से होगा, एरिया वेक्टर उस सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन है ना। किसी भी सरफेस के परपेंडिकुलर उसका एरिया वेक्टर है। क्या एरिया वेक्टर की डायरेक्शन आपको समझ में आई? ठीक बात है, राइट। अगर मैं एरिया को वेक्टर डिफाइन कर लूं तो मुझे ये सब प्रिज्म विज्म नहीं बनाना पड़ेगा और बहुत इजी वे में मैं इस डेफिनेशन को समझ जाऊंगा। तो देखो अगर मैं एरिया को वेक्टर सिलेक्ट कर लेता हूं और एरिया की डायरेक्शन ले लेता हूं जिधर सरफेस के परपेंडिकुलर जा रहा है, सरफेस का नॉर्मल लाइन मतलब टेंजेंट के परपेंडिकुलर, सरफेस को टेंजेंट से 90 डिग्री पे, तो सरफेस का टेंजेंट तो स्लाइड करेगा सरफेस पे और उससे 90 डिग्री पे सरफेस का नॉर्मल हो गया, तो नॉर्मल यानी परपेंडिकुलर टू सरफेस। ठीक बात है ना। तो ये डायरेक्शन ऑफ एरिया अगर मैं सिलेक्ट करूं तो देखो अगर एरिया ऐसा है तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल लिया है और इस सिचुएशन में एरिया वेक्टर जो मेरा ये वाला पेन है जो सरफेस के परपेंडिकुलर है वो भी पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्या बात पकड़ में आई? लेकिन अगर मैं इस सरफेस को जो फिलहाल मैंने वर्टिकल लिया है, इस सरफेस को अगर मैं इस सरफेस को जिसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस पेन से शो है, अगर ये चॉकलेटी वाले पेन से है ना, खाकी कलर के पेन से, तो अगर ये पेन इलेक्ट्रिक ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर ही है, लेकिन जैसे ही मैं एरिया को ट्विस्ट करता हूं थीटा एंगल से तो देखो ये जो पेन है ये भी थीटा एंगल से घूम जाता है। क्या आपको नजर आ रहा है? ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है जो कि इस सरफेस के परपेंडिकुलर है। ठीक है ना। अब जैसे ही मैं इस एरिया वेक्टर को टिल्ट करता हूं, देखो ये टिल्ट कर रहा हूं, तो देखो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी कि जो परपेंडिकुलर है उसके वो भी तो टिल्ट हो गया, घूम रहा है ये। क्या बात पकड़ में आ गई? ठीक बात है, राइट। तो अगर मैं वर्टिकल से एरिया को थीटा एंगल घुमाता हूं, वर्टिकल से थीटा एंगल घुमाता हूं, तो ये जो पेन है ये पेन भी तो थीटा एंगल से घूमेगा। क्या थिंकिंग समझ में आया? इसका मतलब ये हुआ कि अगर ABCD इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो ABCD का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के साथ 0 एंगल बनाता है। देखो सेम पैरेलल टू ईच अदर हो गए। क्या नजर आ रहा है? दोनों पेन पैरेलल टू ईच अदर। क्या दोनों पेन आपको पैरेलल दिखाई दे रहे हैं? ठीक बात है, राइट, ओके। तो इस बार डायरेक्शन ऑफ एरिया इलेक्ट्रिक फील्ड जो सफेद पेन है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो सफेद पेन है उसकी डायरेक्शन और एरिया वेक्टर डायरेक्शन के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। लेकिन अगर मैं इसको सरफेस को टिल्ट कर देता हूं, मैं इस सरफेस को अगर टिल्ट कर दूं वर्टिकल से थीटा एंगल पे, ये टिल्ट कर दिया वर्टिकल से थीटा एंगल, तो देखो जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वो भी हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल से टिल्ट हो गई। क्या थिंकिंग पकड़ में आया? क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया आपके? ठीक बात है ना। शायद इससे जल्दी पकड़ में आ जाए, ये थोड़ा कठोर है तो शायद जल्दी आपके ध्यान में आ जाए। अगर ये एरिया वेक्टर है इस प्रकार से, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है, तो जब मैं इसको टिल्ट करता हूं तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन भी तो टिल्ट होती है, सेम एंगल से टिल्ट होती है। जितने एंगल से ये सरफेस वर्टिकल से झुकता है उतने एंगल से एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल से झुकता है। क्या बात पकड़ में आई? एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पकड़ में आई आपके? ठीक बात है, क्लियर है, राइट, ओके, है ना। तो अब चेक कीजिए यहां
कि अगर मैं एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यहां बनाऊं, एबीसीडी की डायरेक्शन बनाऊं, एबीसीडी, तो एबीसीडी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन खींचनी पड़ेगी। ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन हो गई। आप देखो ये एरिया वेक्टर जो है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ थीटा एंगल ही तो बना रहा है, सही है, राइट, ओके। तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल थीटा हो गया। तो क्या आपको अब नजर आ रहा है कि ये डॉट प्रोडक्ट की तरह है? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक डॉट प्रोडक्ट है ई वेक्टर और एरिया वेक्टर का। यहां एरिया को वेक्टर सिलेक्ट किया गया है और एरिया की डायरेक्शन कैसे लेनी है? गिवन सरफेस के नॉर्मल, यानी गिवन सरफेस के टेंजेंट के परपेंडिकुलर, सरफेस के टेंजेंट के परपेंडिकुलर, नॉर्मल है सरफेस के परपेंडिकुलर। क्या बात पकड़ में आई? तो ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सिलेक्ट करने का तरीका है और इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होगा। अभी फिलहाल ये मत सोचो कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा करने से आगे बहुत सारे फायदे होंगे, इसलिए इसको सिलेक्ट किया गया, ठीक बात है। तो अब मैं एरिया को वेक्टर लेते हुए इस बात को इस प्रकार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हुए इसी पॉइंट नंबर 4 वाली डेफिनेशन को एरिया को वेक्टर ट्रीट करते हुए आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं। तो पॉइंट नंबर 5 में, पॉइंट नंबर 5 ही है ना, 4, पॉइंट नंबर 4 में हम लिख सकते हैं इफ वी सिलेक्ट डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू सरफेस, ब्रैकेट में नॉर्मल टू सरफेस, एज डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर ए वेक्टर and magnitude of area vector as numerical value of area is equal to length into breadth, then we express electric flux through a rectangular surface ABCD with area vector A vector placed in electric field E vector as phi is equal to E dot A, यानी ई वेक्टर का मॉड इंटू एरिया वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा। जो ऊपर वाली डेफिनेशन है उसी को मैंने दोबारा लिखा हुआ है, जो ऊपर हमको मिला था ई ए कॉस थीटा वही वापस लिखा हुआ है, बस उसको इस प्रकार एक्सप्रेस कर दिया कि एरिया को वेक्टर ट्रीटमेंट दे रहे हैं अपन। तो अगर हम एरिया को वेक्टर ट्रीटमेंट देने लग गए और एरिया की डायरेक्शन गिवन सरफेस के नॉर्मल यानी गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर ले, और इस प्रकार से हम किसी रेक्टेंगुलर सरफेस के साथ लिंक्ड फ्लक्स फाई की वैल्यू डिफाइन कर सकते हैं ई डॉट ए। क्या सिंपल थॉट है? यहां तक की बात सबको समझ में आ गई? तो अगर ये पकड़ में आ गया हो
तो अब हम बात कर सकते हैं कि ये जो हमने डिफाइन किया, ये डिफाइन तो रेक्टेंगुलर सरफेस के हुआ, लेकिन सरफेस हमेशा रेक्टेंगुलर नहीं हो सकता ना। सरफेस तो स्फीयर का भी होता है जो स्पेरिकल है, जो कर्व्ड सरफेस एरिया है। सिलेंडर का भी सरफेस होता है। अब उसके लिए क्या करें फिर? तो हम क्या करते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम उस कर्व्ड सरफेस को छोटे 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 सेगमेंट्स, एलिमेंट्स में बांट देते हैं। तो हर छोटा हिस्सा जो होगा स्पेरिकल शेप का भी, हर छोटा हिस्सा एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। बिल्कुल सूक्ष्म, बहुत छोटा सा हिस्सा ले लेंगे तो एक प्लेन सरफेस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर हम एक कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सेम डेफिनेशन अप्लाई करना चाहते हैं, तो अब उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? तो अगर हमको एक कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए सेम बात करनी है, तो अब हम क्या करें कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए? तो एक कर्व्ड सरफेस एरिया के लिए हम उस एंटायर एरिया को छोटे छोटे सेगमेंट्स, छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 5 में, इफ वी आर गिवन a curved surface area in electric field, then to find electric flux, we first select a very, very small element of that surface area as dA vector, and define small electric flux d phi through that small area as d phi is equal to E dot dA। तो ये हम इसलिए कर पाते हैं क्योंकि वो जो स्मॉल पोर्शन है वो इतना छोटा है कि वो चाहे कर्व्ड हो, लेकिन वो इतना स्मॉल है कि वो एक फ्लैट सरफेस की तरह बिहेव करता है। राइट? अगर एक स्पेरिकल सरफेस का या सिलेंड्रिकल सरफेस का या किसी भी कर्व्ड सरफेस का बहुत 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 छोटा सा पार्ट लिया जाए, तो छोटा सा पार्ट एक रेक्टेंगल जैसा ही बिहेव करेगा। तो उसके लिए हम E डॉट डी जो ऊपर डेफिनेशन दी थी वैसी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, देन टू फाइंड टोटल फ्लक्स linked with complete surface, we integrate pi is equal to integration E dot dA। अब इसमें एक बात और है कि कर्व्ड सरफेस भी दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन कर्व्ड सरफेस, एक होता है क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस। तो स्पेरिकल सरफेस जो है ना वो है बंद पृष्ठ, क्लोज्ड सरफेस। और सिलेंड्रिकल सरफेस, देखो मैं अगर इस कागज का सिलेंडर बनाऊं, ठीक है, इस कागज का अगर मैं एक सिलेंडर ड्रॉ कर लूं, बना लूं इस प्रकार से, इस कागज का सिलेंडर बना लूं, राइट? तो अब ये कर्व्ड सरफेस है लेकिन ये ओपन है। कैसे? देखो, इधर से ओपन है ना, इधर से भी ओपन है, तो ये
ओपन क्लोज कर्व्ड सरफेस है, ये कर्व्ड सरफेस ओपन है, जबकि स्पीयर लेंगे गोला फुटबॉल तो वो पूरी तरह से बंद क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस है, राइट। तो हमारा फिजिक्स में नाता ज्यादातर पाला क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस से होता है। हम सिलेंडर की भी बात करेंगे तो हम क्या करेंगे, इधर से एक ढक्कन लगा देंगे और इधर से भी एक ढक्कन लगा देंगे, तो ये क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस हो गया। ऐसे ढक्कन से बंद कर देंगे तो अब ये क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस हो गया, ठीक बात है। दोनों तरफ से ढक्कन लगा देंगे तो क्लोज्ड हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा संबंध ज्यादातर बार फिजिक्स में क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस से आता है। तो उसके लिए हमको ध्यान रखना है, ओपन सरफेस में तो किधर भी डायरेक्शन डिफाइन कर लो, लेकिन जो क्लोज्ड कर्व्ड सरफेस होता है जैसे स्फीयर, उसमें आउटवर्ड नॉर्मल को ही डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर सिलेक्ट की जाती है ना। एक स्फीयर को नॉर्मल, स्फीयर के टेंजेंट के परपेंडिकुलर नॉर्मल हो गया, तो टेंजेंट के परपेंडिकुलर क्या होती है, रेडियस होती है, ठीक बात है। तो इसका मतलब रेडियल डायरेक्शन, अब रेडियल भी दो होगी ना, रेडियल गोइंग टुवर्ड सेंटर और रेडियल गोइंग अवे फ्रॉम सेंटर। एक सेंटर की तरफ जाने वाली, गोले के केंद्र की तरफ जाने वाली, और केंद्र से दूर जाने वाली, सेंटर से अवे जाने वाली। तो हमको किस डायरेक्शन को एरिया वेक्टर सिलेक्ट करना है, डायरेक्शन तो अवे। क्यों? क्योंकि ये कन्वेंशन लिया गया है, परंपरा ली गई है कि जो क्लोज्ड सरफेस है उसकी आउटवर्ड नॉर्मल, बाहर निकलने वाली जो नॉर्मल है, उसको डायरेक्शन ऑफ एरिया सिलेक्ट करते हैं। ओके, तो पॉइंट नंबर 6 में ये लिखना जरूरी है। पॉइंट नंबर 6, फॉर अ क्लोज्ड curved surface area, the direction of area vector dA vector is selected as direction of outward normal। ठीक है, जो नॉर्मल बाहर की तरफ जा रही है सरफेस के, आउटवर्ड नॉर्मल को डायरेक्शन ऑफ एरिया के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। क्या ये बात भी ध्यान आ गई? बढ़ सकते हैं अपन आगे, राइट। ओके, अब कुछ सवाल ले लेते हैं तो बात थोड़ी सी इजी वे में समझ में आने लायक हो जाए। तो कुछ क्वेश्चंस सॉर्ट आउट कर लेते हैं। तो पहला सवाल है, इफ रेक्टेंगुलर सरफेस of area A is placed along vertical plane and electric field E vector uniformly exist along horizontal, then electric flux linked with surface. Option number 1, E into A. Option number 2, E into A by root 2. Option number 3, E into A by 2. Option number 4, 0. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। जो सरफेस दिया हुआ है वो सरफेस वर्टिकल प्लेन है, सरफेस एक वर्टिकल प्लेन है जैसा मैंने ड्रॉ किया है। ABCD एक सरफेस है जिसका एरिया A है, और ये रेक्टेंगुलर सरफेस एक वर्टिकल प्लेन है। और जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स दी हुई है वो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी हुई है। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हॉरिजॉन्टल है। तो ये सिचुएशन कुछ इस प्रकार की है। तो इस बार एरिया वेक्टर की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के सेम डायरेक्शन में होगी,
क्योंकि एरिया वेक्टर हमेशा गिवन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर आउटवर्ड। अब इसमें तो क्लोज सरफेस नहीं है तो आउटवर्ड की कोई बात नहीं होगी, तो किसी भी डायरेक्शन में ले सकते हैं। तो ये एरिया वेक्टर ई वेक्टर के परपेंडिकुलर लेकिन होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए सरफेस के। तो सरफेस हमारा कैसा है, वर्टिकल प्लेन है ये सरफेस है। और इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर हो गई। अब एरिया वेक्टर कैसा होगा, तो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो इस वजह से हमारा इस केस में जो आंसर आता है वो होगा ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल टू फ्लक्स इज इक्वल टू ई का मॉड इंटू एरिया का मॉड इंटू कॉस थीटा की जगह कॉस 0 डिग्री। कॉस 0 डिग्री क्यों आया, क्योंकि एरिया वेक्टर और ई वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है। तो फ्लक्स की वैल्यू इस बार हो गई ई इंटू ए। सिंपलेस्ट क्वेश्चन है, तो बहुत ही आसान सवाल है। अगले सवाल पर आते हैं, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जरा समझ लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर which is horizontal and surface ABCD is a rectangle of area A inclined 30 degree to horizontal. Find electric flux linked with surface. Option number 1 E into A, option number 2 EA by root 2, option number 3 EA by 2, option number 4 0। अब इसमें सिचुएशन कैसे दी हुई है इसको चेक कर ले। जो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है वो तो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है कुछ इस तरह से, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। और जो रेक्टेंगुलर सरफेस हमको दिया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री पे झुका हुआ है, ठीक है। इधर चेक कर सकते हैं आप, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस हो गया, इससे 30 डिग्री पे झुका हुआ ABCD रेक्टेंगुलर सरफेस है। मतलब ये वाला जो एंगल है इधर वाला, ये वाला जो एंगल है, इस तरफ वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, ये वाला 30 डिग्री का एंगल है। हॉरिजॉन्टल वसे झुकाव 30 डिग्री का है, ये वाला जो एंगल है वो 30 डिग्री का है। तो वर्टिकल से झुकाव कितना होगा, वर्टिकल से 60 डिग्री झुकाव हो जाएगा। क्या थॉट समझ में आया? ठीक बात है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है तो वर्टिकल से 60 डिग्री का झुकाव हो गया। क्या ये बात समझ में आई? अब मैं वर्टिकल से झुकाव क्यों चाहिए वो समझाता हूं, लेकिन पहले ये ड्राइंग देख लो आप। तो इस प्रकार का सरफेस है, ये सरफेस हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री झुका हुआ है, सही है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री झुका हुआ है, तो वर्टिकल से 60 डिग्री झुका हुआ होगा, ठीक है। अब देखो, जो इंक्लाइंड प्लेन ABCD है उसका नॉर्मल ये एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी, और ये वर्टिकल से जितना झुका हुआ है प्लेन उसी के बराबर होगी, यानी 60 डिग्री ये एंगल होगा जो कि थीटा होगा। क्या कॉन्सेप्ट पकड़ में आया आपके?
ये कुछ इस तरह से है, देखो अगर ये सरफेस एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल होता, एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल, तो इसकी डायरेक्शन इसके परपेंडिकुलर ऊपर की तरफ वर्टिकल होती, और ये डायरेक्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है उससे 90 डिग्री पर होती। लेकिन ये ऐसा नहीं है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री झुक गया है, हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री झुका दिया है, हॉरिजॉन्टल से इसे 30 डिग्री झुका दिया है, राइट। तो ये देखो, ये जो लाइन है ये वर्टिकल लाइन से, ये जो पेन है ये पेन वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री झुका, ये पेन जो है वो ये भी 30 डिग्री झुक गया, ठीक है। तो देखो ये पेन हॉरिजॉन्टल से कितने डिग्री पर आ गया, 60 डिग्री पर आ गया ना। यानी ये जो इंक्लाइंड प्लेन है, ये इंक्लाइंड प्लेन वर्टिकल से 60 डिग्री पर है, तो ये वाला पेन भी इस इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन से 60 डिग्री पर है। वर्टिकल प्लेन से इस प्लेन का झुकाव 60 डिग्री है, तो फिर इसका जो नॉर्मल मतलब इसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल लाइन से 60 डिग्री पर ही झुकी हुई होगी। क्या थिंकिंग पकड़ में आया आपके, राइट, ओके, ठीक है। तो इसलिए ये वाला एंगल सिलेक्ट किया जाएगा, और इस एंगल के हिसाब से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिफाइन होगा वो होगा E.A, यानी E का मॉड इंटू एरिया वेक्टर का मॉड इंटू cos 60। ठीक है, हमेशा ध्यान रखना कि एरिया वेक्टर नॉर्मल टू गिवन सरफेस है, तो आपको नॉर्मल लाइन और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल चाहिए। तो ये जो एंगल होगा ये एरिया वेक्टर यानी नॉर्मल टू सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हॉरिजॉन्टल है और नॉर्मल टू सरफेस जो है वो उससे 60 डिग्री पे झुका हुआ है। ठीक बात है, राइट, थिंकिंग पकड़ में आया, ओके, है ना। मैं एक और बार करके दिखा देता हूं आपको, देख लीजिए। अगर ये सरफेस वर्टिकल होता तो इसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के एग्जैक्टली पैरेलल होती, सही है, ठीक है ना। वर्टिकल सरफेस होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन पैरेलल होती। लेकिन अगर इस प्लेन को मैं वर्टिकल से 60 डिग्री झुका दूं, वर्टिकल से 60, तो ये जो पेन है ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड से 60 डिग्री झुक जाएगा। तो इस सरफेस का एंगल वर्टिकल से 60 डिग्री है, लेकिन हमारे सवाल में वो हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री दिया है। हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री का मतलब ही तो वर्टिकल से 60 डिग्री हो गया। इस प्लेन का झुकाव, इस प्लेन का झुकाव अगर हॉरिजॉन्टल से 30 डिग्री है तो वर्टिकल से 60 डिग्री हो गया। और वर्टिकल से जितना झुकाव है वही एंगल बिटवीन दोनों ई वेक्टर और एरिया वेक्टर है। एरिया वेक्टर इस खाकी पेन की डायरेक्शन में, राइट। तो इसलिए इस प्रकार से हमको मिला यहां पर 60 डिग्री। तो इसलिए ये हो गया EA/2, क्योंकि cos 60 1/2 होता है, तो EA/2। क्या थिंकिंग पकड़ में आया आपके? ये थिंकिंग पेनिट्रेट होना जरूरी है, ठीक है ना, राइट। कि एंगल किस किस के बीच में लेना है, तो वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन यानी नॉर्मल टू एरिया वेक्टर के जो परपेंडिकुलर है वो 3 डायमेंशनल है, तो आपको इमेजिन करना पड़ेगा, और ई वेक्टर के बीच का एंगल है। क्या थॉट क्लियर है, राइट। अब एक आखिरी सवाल और ले लेते हैं। तो जरा इस सवाल को भी चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन 3, गिवन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E vector along horizontal, then find electric flux linked with rectangular surface
ABCD placed horizontally. तो ऑप्शन नंबर 1 E into A, ऑप्शन नंबर 2 EA divided by root 2, ऑप्शन नंबर 3 EA by 2, ऑप्शन नंबर 4 0. It's a simple question, not a difficult question. इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है, और जो हमारा गिवन सरफेस है वो सरफेस भी हॉरिजॉन्टल लाई कर रहा है. तो गिवन सरफेस इस प्रकार का है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है ABCD, यानी सरफेस ऐसा है हॉरिजॉन्टल. अगर सरफेस ऐसा हॉरिजॉन्टल है तो उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर वर्टिकल हो गया, ऊपर की तरफ हो गया. और इलेक्ट्रिक फील्ड ये हॉरिजॉन्टल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया. इलेक्ट्रिक फील्ड तो ये पेन है जो कि हॉरिजॉन्टल है, और सरफेस एरिया वेक्टर की डायरेक्शन वर्टिकल अपवर्ड हो गई, राइट. तो 90 डिग्री का एंगल हो गया. तो 90 डिग्री का एंगल मतलब cos 90 0, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0. और इसको दूसरे तरीके से भी समझा सकता हूं मैं, लेकिन पहले आप इसको समझ ले. इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इज इक्वल टू E डॉट एरिया, मतलब E का मॉड इंटू एरिया वेक्टर का मॉड इंटू कॉस थीटा. थीटा की जगह 90 डिग्री, और 90 डिग्री मतलब cos 90 0. ऐसे भी समझा सकता हूं मैं कि सारी जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस है वो इस हॉरिजॉन्टल सरफेस को स्लाइड करते हुए इलेक्ट्रिक लाइंस पास हो रही है, स्लाइड कर रही है, सरफेस को भेद कर पेनिट्रेट करके नहीं जा रही है, क्योंकि सरफेस भी हॉरिजॉन्टल है. क्या बात पकड़ में है आपके? थिंकिंग समझ में आया? तो चूंकि सरफेस हॉरिजॉन्टल है और उस पे से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्लाइड कर रही है, फिसल रही है, इसको भेद करके, इसको पेनिट्रेट करके नहीं जा रही है. तो पेनिट्रेट नहीं कर रही है इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी नहीं है, केवल स्लाइड कर रही है, पेनिट्रेट नहीं कर रही है, राइट. तो इसलिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू 0. क्या थॉट समझ में आ गया? ठीक है ना, राइट. तो इस लेक्चर में यहीं तक. अगले लेक्चर में अपन थोड़े डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स पे आ जाएंगे इसके. तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स को समझने वाला लेक्चर था कि आइडियोलॉजी क्या है. सिंपल लेक्चर है ये. इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझना आसान है, स्केलर क्वांटिटी है, E डॉट A, E डॉट DA का इंटीग्रेशन.